हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ परक्विसिट के पार्ट कवर किए थे। कुछ परक्विसिट्स हमने पढ़ रखे थे ऑलरेडी। उसमें से जो पहला परक्विसिट हमने पढ़ा था, दैट इज अ इंटरेस्ट फ्री लोन एजुकेशन फैसिलिटी, ईसॉप, दैट इज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स। और भी छोटे मोटे परक्विसिट हमने पढ़ रखे थे। आज हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। आज हमें जो बैलेंस पार्ट सैलरी का बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है। क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाए, बट डोंट वरी। परक्यूसेट जो सिंपल वाले हैं वो भी है, साथ में मेडिकल परक्यूसेट, एलटीसी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में वन मोर एडिशन मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट में कर दिया, दैट इज 1010 सीसी, एग्जाम्ड अंडर 1010 सीसी। ये बातें भी हमें करनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सैलरी का चैप्टर, आज ये लास्ट लेक्चर है, ये डिलीवर होने के बाद सैलरी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं वैसे तो साथ साथ में जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट आगे बढ़े हैं वैसे वैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करते चले हैं, बट ऑल्सो अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय योर ऑन। इन केस ऑफ एनी क्वेरी या एनी प्रॉब्लम, यू कैन एनी टाइम व्हाट्सएप मी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ सैलरी का एक ही पार्ट मैंने छोड़ा है, दैट इज अ रिलीफ अंडर सेक्शन 89, जो कि हम सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज एज ऑफ नाउ वो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। एक बार हमारी टैक्स लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको वो पर्टिकुलर रिलीफ वाला पार्ट भी कवर करवा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी कोई भी पार्ट सैलरी का आज के लेक्चर के बाद नहीं बचेगा। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको कवर करवा दी है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। ओके, तो अब जो बैलेंस पार्ट बच गया है वो कंप्लीट करते हैं। चलो, सो गाइस, रेडी? ओके, तो आज की क्लास में जो हमारा सबसे पहला परक्विसिट आ रहा है, दैट परक्विसिट इज नथिंग बट द वैल्यूएशन ऑफ परक्विसिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। क्या? वैल्यूएशन ऑफ परक्विसिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, जब ये मेडिकल फैसिलिटीज की गाइस हम बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं बच्चे? वेदर दैट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और इस बेसिस पर टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। बट हम उससे पहले कुछ और बातें करेंगे जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इफ वी विल टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल अलाउंसेस। यदि आपको आपके एम्प्लॉयर से मेडिकल अलाउंसेस मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए वेदर दैट मेडिकल अलाउंसेस आर टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट। आंसर इज फुल्ली टैक्सेबल। ये ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा हुआ है कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ मेडिकल अलाउंसेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इट्स गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। यहां जो हम बातें कर रहे हैं वो मेडिकल परक्विसिट की बातें कर रहे हैं। यदि एम्प्लॉयर आपको 2000 रुपीज पर मंथ फिक्स अमाउंट देता है टूवर्ड्स द मेडिकल एक्सपेंसेस, तो इट्स अलाउंसेस, फिक्स मॉनिटरी सम, irrespective ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इससे हमें कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इट्स ऑलवेज फिक्स एट ₹2000 पर मंथ। समझ में आया? इसका मतलब ही क्या है कि ये आपका जो अमाउंट है ये अलाउंसेस का अमाउंट है, देयरफॉर फुल्ली टैक्सेबल। बट यदि इसकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, पॉकेट दिया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी नीड टू टेक अ जजमेंट। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द पॉकेट ही डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अब यदि मैं पॉकेट की बात करूं तो बेटा, पॉकेट में क्या होता है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप पहले ये चेक मत करो कि इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, वो तो बात की बात है। पहले आप ये चेक करिए कि जो मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, क्या जो मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मेंबर, और वेदर इट इज रिलेटेड टू अदर देन द फैमिली मेंबर एंड एम्प्लॉय। सबसे पहला पार्ट जो आप चेक करेंगे, सबसे पहले जो आप चेक करेंगे वो क्या है कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, वेदर दैट फैसिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मेंबर और टूवर्ड्स द अदर देन द एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मेंबर। बात समझ में आई? क्योंकि यदि ये एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के अलावा और किसी के लिए दी गई, then entire amount is going to be taxable irrespective of the fact कि फैसिलिटी इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया में है, फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी गई, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, व्हाटएवर इट मे बी, entire amount is going to be taxable. That is the reason first we need to understand. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि what do you mean by the family? ठीक है, मैंने इसे सिंपली कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला, प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय। क्या? प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय।
एंड सेकेंड पार्ट जो होता है इसका, दैट सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट द, बोलो, सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट द प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। अदर का मतलब क्या है? अदर देन द एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय के अलावा एंड फैमिली मेंबर के अलावा और किसी के लिए यदि फैसिलिटी दी जाएगी, देन स्ट्रेट अवे इट्स गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। यदि मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन द फैमिली मेंबर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर को छोड़ के और किसी के लिए प्रोवाइड की जा रही है टू द एम्प्लॉय, देन एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल irrespective of the fact whether that amount is whether that facility is provided inside India or outside India, whether the facility provided in a hospital maintained by the employer or not, उन सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट अवे आपको क्या करना है, इंटायर अमाउंट क्या कर देना है, टैक्सेबल। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? What if it is provided in respect of employee और family member of the employee? इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें यह समझना पड़ेगा कि what is the meaning of family member। बेटा मेडिकल परक्विजिट और एलटीसी के लिए फैमिली मेंबर की डेफिनेशन दोनों के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। यदि मैं मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं तो एज फार एज मेडिकल फैसिलिटी इज कंसर्न, फैमिली मेंबर मीन्स फैमिली मेंबर मीन्स स्पाउस ऑफ द एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय। चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन कैन बी माइनर, कैन बी मेजर, चिल्ड्रन कैन बी बोलो, कैन बी डिपेंडेंट, कैन बी इंडिपेंडेंट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हर तरीके के बच्चे यहाँ पर कवर होने वाले हैं। एम्प्लॉय की स्पाउस, एम्प्लॉय के सारे बच्चे, इन एडिशन टू दैट डिपेंडेंट पेरेंट्स, मतलब डिपेंडेंट मदर फादर, डिपेंडेंट ब्रदर एंड डिपेंडेंट सिस्टर। very important word is dependent. If brother, sister and parents dependents on the employee, then only they are covered under the definition of the family member. If they are not dependent, मतलब यदि वो independent है तो वो family member की definition में नहीं आएंगे। अब आप मुझे बताइए, यदि employer एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इज इट गोइंग टू बी एग्जाम्ड? आंसर इज यस। हम पढ़ने वाले हैं बट फिर भी चलिए, यहां पर कवर हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा, एग्जाम्ड हो जाएगा। सपोज डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए दी तो भी क्या हो जाएगा? एग्जाम। डिपेंडेंट ब्रदर के लिए दी, एग्जाम। चिल्ड्रन के लिए दी, एग्जाम। डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, फर्क पड़ेगा क्या चिल्ड्रन को? नहीं। डिपेंडेंट वाली कंडीशन सिर्फ किसके लिए है? पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। पेरेंट्स मतलब मदर फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, किसके? एम्प्लॉय के। क्लियर है? बात समझ में? अब मुझे बताइए, यदि आपने जो मेडिकल फैसिलिटी दी है वो अंकल के लिए दी है, छोटे पापा के लिए दी या बड़े पापा के लिए दी, या फिर आपने जो मेडिकल फैसिलिटी दी वो कजिन के लिए दी, नेफ्यू के लिए दी, इन ऑल दैट केसेस दे ऑल आर नॉट अ फैमिली मेंबर, देयरफॉर एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। क्लियर है? मतलब मेनली जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, वो हमें अदर वाला नहीं पढ़ना, वो तो मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं, बट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ना है कि यदि फैसिलिटी एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर के लिए प्रोवाइड की जाएगी, देन व्हाट विल बी द पोजीशन, देन व्हाट विल बी द पोजीशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या? क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है, स्टार्ट करें। तो चलिए, इफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय, तो इससे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, वेदर दैट फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया और प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, वो फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है या आउटसाइड इंडिया, मतलब मेडिकल फैसिलिटी या रिम्बर्समेंट प्रोवाइडेड इन इंडिया, या फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है वो आउटसाइड इंडिया जाके करवाया जा रहा है। पहले हम इन इंडिया की बातें कवर कर ले, फिर आउटसाइड इंडिया में आएंगे। तो इन इंडिया में अगेन इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज if medical facility provided in a hospital which is maintained by the government या owned by the government, that is government hospital में यदि आपको facility दी गई, या फिर if that hospital owned by the local authority, या फिर वो hospital क्या है? local authority मेंटेन कर रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब क्या? जैसे नागपुर में जीएमसी हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो यदि वहां पर आपको मेडिकल फैसिलिटी दी गई है, या फिर ऐसे हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी दी गई which is owned by the local authority, या फिर owned and maintained by the employer, या tie up with by the employer, या फिर employer ने किसी से tie up करके रखा है, या फिर गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए उसे अप्रूव करके रखा है, in all that cases nothing is going to be taxable।
कुछ भी टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। वापस से मैं रिपीट करता हूं, यदि मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को ऐसे किसी हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जा रही है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या फिर हॉस्पिटल मेंटेन बाय द लोकल अथॉरिटी है, या फिर ऑन एंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है, या फिर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट सॉरी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट है, तो उस सिचुएशन में इंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट, इंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। क्लियर है? बट इफ इट इज प्रोवाइडेड इन अदर हॉस्पिटल, तो वैसे तो इन जनरल दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, मगर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि किसी ऐसे हॉस्पिटल में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है विच इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड दैट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिसीज। क्या क्या कहा मैंने? चलो लिखते हैं इससे। क्या? प्रोवाइडेड इन अदर हॉस्पिटल, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोवाइडेड इन अदर हॉस्पिटल which is approved by the CIT. CIT मतलब Commissioner of Income Tax for treatment of the specified disease. Then it's going to be exempt. दो बातें इंपॉर्टेंट है, that hospital should be approved by the Commissioner of Income Tax for treatment of the specified disease. Specified disease मतलब क्या? As defined, that is tuberculosis हो गया, AIDS हो गया, यस कैंसर हो गया, दिस ऑल आर स्पेसिफाइड डिसीज। यदि स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिकल फैसिलिटी ऐसे हॉस्पिटल में दी गई है विच इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। इसके अलावा बाकी कोई भी केसेस में फुल्ली टैक्सेबल होगा। So guys, it's really very simple. First you need to check, क्या check करना है? Whether that medical facility provided towards the other or towards the employee and their family member. यदि others के लिए provide की गई तो straight away आप taxable कर दे without any second thought. But if it is provided towards the employee and their family member, तो first you need to check is it provided in India or outside India. पहले हम इंडिया को कंसीडर कर लेते हैं। इन इंडिया में यदि प्रोवाइड की गई है तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई फैसिलिटी, या फिर लोकल अथॉरिटी का जो हॉस्पिटल है उसमें प्रोवाइड की गई, या फिर ऐसे हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई विच इज मेंटेन्ड या ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, या फिर एम्प्लॉयर ने टाइप करके रखा हुआ है, या अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, देन इट इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। इसके अलावा यदि किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में, प्राइवेट डॉक्टर में, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई है सर्विस, तो उस सिचुएशन में वी नीड टू चेक क्या ये जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इट इज टुवर्ड्स द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिसीज, and whether that hospital is approved by the CIT for that treatment of a specified disease. If yes, then nothing is going to be taxable. In all other cases, amount is going to be fully taxable without any second thought. Without any second thought. Without any second thought का मतलब समझते ना, मतलब आपको और कुछ अब सोचना ही नहीं है, स्ट्रेट अवे आप पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दीजिएगा? टैक्सेबल कर दीजिएगा। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? ओके अब यदि आपको बात समझ में आ गई तो अब हम इसके सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। क्या? व्हेन दैट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, यदि मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की जाएगी तो व्हाट विल बी योर सिचुएशन? तो उस सिचुएशन में क्या होगा? फर्स्ट यू नीड टू चेक, जब हम मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया लेने जाएंगे, बीइंग अ एम्प्लॉई, यदि मेडिकल फैसिलिटी वो आउटसाइड इंडिया लेने जाता है, ट्रीटमेंट करवाने आउटसाइड इंडिया जाता है एम्प्लॉई, तो उस सिचुएशन में तीन टाइप के खर्चे होने वाले। कितने खर्चे होने वाले? तीन। वो तीन खर्चे कौन कौन से हैं? पहला खर्चा जो आपका होगा दैट इज आने जाने का खर्चा, दैट इज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। दूसरा वहां पे स्टे करने का खर्चा, रुकने का खर्चा, लॉजिंग बोर्डिंग के खर्चे। अब जिस काम के लिए गए वो काम भी कर लो, मतलब तीसरा खर्चा किसके लिए होगा? ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल, दैट इज मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस। तीन खर्चे हैं, वापस से रिपीट कर दो। क्या? जब भी हम आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाएंगे देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। फर्स्ट वन इज द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पहला क्या होगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। दूसरा क्या होगा? स्टे एक्सपेंसेस। और तीसरा क्या होगा? मेडिकल एक्सपेंसेस, दैट इज अ ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। इसमें से जो ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड स्टे एक्सपेंसेस है दैट इज टूवर्ड्स द पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट। क्या? ये जो खर्चे होंगे, पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट भी जा सकता है, पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट, बट जो मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के लिए होगा, उसे आप अटेंडेंट के लिए मत करवा देना। सुन में आया? ट्रीटमेंट करवाने कौन जा रहा है? पेशेंट जा रहा है, अटेंडेंट सिर्फ उसको कंपनी देने जा रहा है। तो अटेंडेंट के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, अटेंडेंट के स्टे एक्सपेंसेस आएंगे, बट मेडिकल एक्सपेंसेस
अटेंडेंट क्या आएंगे, क्या नहीं आएंगे? क्लियर है? क्या ट्रेवल एक्सपेंसेस किस किस के लिए? पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट, स्टे एक्सपेंसेस पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट, और मेडिकल एक्सपेंसेस किसके लिए बताइए? ओनली फॉर पेशेंट। अब पेशेंट में यदि आप देख रहे होंगे तो मैंने एक स्टार मार्क लगा के रखा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पेशेंट शुड बी ईदर एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर है ना? यदि पेशेंट फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के अलावा और कोई होता है, मतलब नॉन फैमिली मेंबर होता है, तो स्ट्रेट अवे आप उससे जाके क्या कर दीजिए? फुल्ली टैक्सेबल विदाउट एनी सेकंड थॉट। क्लियर है यहां तक? अब यदि यहां पर मैं आपसे बात करूं, वापस से आप सुनिए मैं क्या बातें कर रहा हूं। यदि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की बात करूं तो जनरली ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, स्टे एक्सपेंसेस और मेडिकल एक्सपेंसेस कौन सी करेंसी में इंकर होने वाले, आप मुझे बता पाएंगे? मेडिकल एक्सपेंसेस कहां होने वाले हैं? आउटसाइड इंडिया। तो मोर और लेस ये जो इंकर होंगे एक्सपेंडिचर, इट इज इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी में, डॉलर में हम इसको खर्च करेंगे। यस और नो? यदि स्टे एक्सपेंसेस की बात करें तो क्या वो भी डॉलर में होने वाले हैं? आंसर इज अगेन यस। बट हमारे जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है वो कैसे होंगे? रुपीज में। भले ही आप उसको भी डॉलर में कर सकते हो या दूसरे एक्सपेंडिचर को रुपी में कर सकते हो, बट जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको वही समझना है, अपना दिमाग एज ऑफ नाउ नहीं लगाना है। क्लियर है? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, क्या टिकट्स मैं यहीं से बुक कर सकता हूँ इनसाइड इंडिया बैठे बैठे आराम से? यस। और जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा क्या वो आईएनआर में करना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मतलब आने जाने के जो खर्चे हैं, जो हमने फ्लाइट बुक की आने जाने के लिए, डेट मीन इज इन आईएनआर, रुपीज में होगा। जबकि स्टे एक्सपेंसेस और मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मुझे आउटसाइड इंडिया में जाके ही खर्च करना पड़ेगा, और वहां पे आईएनआर नहीं चलेगा, वहां पे मुझे फॉरेन करेंसी इंकर करनी पड़ेगी, डेट इज डॉलर में होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है? डॉलर, डॉलर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रुपीज। क्लियर है? सर ऐसा आप क्यों बता रहे हो? इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इससे हमें कुछ कंसेप्ट याद हो जाएगा। यदि मैं स्टे एक्सपेंसेस की बात करूं या मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करूं, ये कौन सी करेंसी में खर्च हो रहे हैं? डॉलर में। और डॉलर कंट्रोल कौन करता है? फॉरेन करेंसी कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टे एक्सपेंसेस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट अप टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द आरबीआई। मतलब आरबीआई ने जितनी लिमिट परमिट की है आपको उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? क्या वो अमाउंट जो आरबीआई ने परमिट किया है दैट वन इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। सपोज आपके एक्सपेंडिचर के लिए आरबीआई ने आपको परमिट किया है 90,000 रुपीज, जबकि एक्चुअल खर्चा जो है जो एम्प्लॉयर ने बियर किया दैट इज 1,10,000। तो 90,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का जो 20,000 है बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। क्लियर है? बात समझ में आई? तो whenever there is a facility provided outside India in respect of stay and in respect of medical treatment expenditure, amount permitted by the RBI is going to be exempt. In excess that amount going to be taxable. Clear है? However, in respect of travel expenses की हम बात करें तो we need to check gross total income. मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। किसकी ग्रॉस टोटल इनकम? एम्प्लॉय की। यदि एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर दैट ट्रेवल एक्सपेंसेस इज मोर देन और more than rupees 2 lakh, then entire traveling expenses is taxable, and if it is less than or equal to 2 lakh, then entire traveling expenses is exempt. क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई क्या? यदि 2 लाख या 2 लाख से कम है तो इंटायर अमाउंट क्या कर देंगे? हम एग्जम्प्ट कर देंगे, अदरवाइज इंटायर अमाउंट को हम क्या करेंगे? टैक्सेबल। और पेशेंट का मतलब तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। तो एक बार पूरा का पूरा फोकस सेट वापस से रीचेक कर लें। चलो एक बार रीचेक करते हैं, फिर वापस से यहाँ पर क्वेश्चन के लिए आते हैं। स्ट्रेट अवे एकदम सिंपल है। जब भी मेडिकल फैसिलिटी की बात होगी, मेडिकल परक्विजिट की बात होगी, फर्स्ट यू नीड टू चेक। क्या चेक करना पड़ेगा? वेदर इट इज टूवर्ड्स द एम्प्लॉई एंड देयर फैमिली मेंबर और टूवर्ड्स द अदर। अदर स्ट्रेट अवे आप टैक्सेबल कर दो, बट यदि एम्प्लॉई या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर के लिए तो अगेन वी नीड टू चेक क्या, वेदर इट इज रिलेटेड टू द that is provided medical facility provided in India or provided outside India। यदि इंडिया में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो क्या वो फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई, या फिर लोकल अथॉरिटी जो हॉस्पिटल मेंटेन कर रही है उसमें प्रोवाइड की गई, या फिर मेंटेन्ड एंड ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर वाले हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई, या फिर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट या टाई अप बाय द एम्प्लॉयर है, तो इंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट स्ट्रेट अवे। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर जो आता है वो पॉइंट नंबर 2 क्या आता है? यदि अदर हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, नर्सिंग होम हो गए, इज इट क्लियर?
या प्राइवेट डॉक्टर्स हो गए, उनके हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की गई है, तो उस सिचुएशन में जनरली टैक्सेबल होगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन में एग्जम्प्ट हो सकता है, वो सिचुएशन क्या है? इफ यूर, बोलिए, इफ हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स and for the we are taking a facility for the treatment of the specified disease, then amount is going to be exempt, otherwise entire amount is going to be taxable straight away। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, फैमिली मेंबर की जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ रखी हुई, दैट फैमिली मेंबर इज नथिंग बट द स्पाउस, चिल्ड्रन। अच्छा, स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इसके बाद जो बाकी के फैमिली मेंबर है, दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। यदि वो इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर कवर होंगे क्या? नहीं। कौन कौन से फैमिली मेंबर? पहला, पेरेंट्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स, मतलब डिपेंडेंट मदर, डिपेंडेंट फादर। नेक्स्ट, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर्स। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में? अब यदि आपको फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की जा रही है, यदि फैसिलिटी कहाँ प्रोवाइड की जा रही है? आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की गई, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे 3 एक्सपेंडिचर होने वाले। पहला ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दूसरा वहां का स्टे एक्सपेंसेस, और तीसरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? मेडिकल एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? अब ये पहले जो दो, पहला एक्सपेंडिचर है ट्रैवलिंग, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बाकी के जो 2 एक्सपेंडिचर है वो कौन से हैं? स्टे एंड मेडिकल। ये दोनों एक्सपेंडिचर फॉरेन करेंसी में हुए होंगे। फॉरेन करेंसी में हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसे आरबीआई कंट्रोल करेगी, तो जितना आरबीआई ने लिमिट आपको परमिट की है, दैट वन इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। बाकी का पूरा बचा हुआ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है? जितना आरबीआई ने परमिट की है उस लिमिट तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी का बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक है? एट द सेम टाइम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ये आईएनआर में आपने खर्च किए होंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें क्राइटेरिया क्या बनाया? यू नीड टू चेक ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, देन इंटायर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर क्वेश्चन। और 2 लाख या 2 लाख से कम है, देन बोलिए, देन इंटायर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज एग्जाम। ठीक है? अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और स्टे एक्सपेंसेस किसके लिए होंगे? पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट। जबकि मेडिकल एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगे? पेशेंट के लिए। पेशेंट मतलब क्या? इधर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर, बट अटेंडेंट कोई भी हो सकता है क्या? आंसर इज यस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और दी गई है, वो क्या दी गई है कि यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, या हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, या एक्सीडेंटल पॉलिसी प्रोवाइड करता है, देन दैट वन इज आल्सो गोइंग टू बी एग्जाम। क्या क्या कहा मैंने? आपने सुना? एक्सीडेंटल पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, या ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, देन दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जाम। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आई यहाँ तक? अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर बस मैंने वही लिखा हुआ है कि पेमेंट, क्या लिखा है एक बार चेक कर लीजिए। पेमेंट और रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एन एम्प्लॉयर फॉर अ पॉलिसी टेकन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। यदि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम, एक्सीडेंटल प्रीमियम, ग्रुप इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के बिहाफ में पे करता है, देन एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। सर आखिर एम्प्लॉयर इतना कर क्यों रहा है? बेटा, यदि एम्प्लॉय की हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी, यदि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन टाइम नहीं मिलेगा, उसके जो ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर है हम कंफर्टली कवर नहीं करवाएंगे, तो वो तो हमेशा टेंस रहेगा ना। वो प्रॉपरली हमको 100% आउटपुट दे पाएगा क्या? नहीं। एट द सेम टाइम सर उसके फैमिली मेंबर को फिर क्यों दिया? अरे यदि आपके एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर कोई डेट इज एडमिट है, तो क्या एम्प्लॉय अपना 100% यहाँ पर दे पाएगा क्या? नहीं। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर दोनों के लिए बेनिफिट दे देता है। अभी यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन देखिए क्या है, एवरीवन नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एम्प्लॉयर मेंटेन अ हॉस्पिटल, साथ साथ में पढ़ते चलिए, एम्प्लॉयर मेंटेन अ हॉस्पिटल, यस, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल मेंटेन कर रहा है, और where they and their family members where employee and employees family member are provided free treatment, the expenses on the treatment of x is the employee and his family member during the previous year 12-13 were as follow। ये 12-13 को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, और 12-13 को मैं क्या कर देता हूँ, 19 रादर 2021 क्या कर देते हैं, 2021 और एज फॉलो। मिस्टर एक्स मेजर सन डिपेंडेंट अपॉन हिम। ये अब देखो यहाँ पे मेजर सन है और ब्रैकेट में क्या लिखा है, डिपेंडेंट। ये जो डिपेंडेंट है ना, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने लिखा हुआ है। वाई बेवकूफ बनाने लिखा हुआ है? क्योंकि चिल्ड्रन कैन बी डिपेंडेंट, कैन बी इंडिपेंडेंट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट कैन बी माइनर, इट कैन बी मेजर। ये सारी बातों से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन considered as a
फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर है यहां तक? हॉस्पिटल कौन सा था? अप्रूव्ड, दैट इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर था। और क्योंकि हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है, इसका मतलब बच्चों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। तो नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। बराबर है क्या? नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। क्लियर है यहां तक? वापस से मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा करेक्शन करना है, दैट इज 2021। ठीक है, पहला वाला केस में हमने क्या बोल दिया है? फर्स्ट केस में ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। क्लियर है? सेकंड केस देखिए, एक्स मतलब एम्प्लॉय के लिए दे रहा है, अगेन क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्प्ट। थर्ड केस क्या है? छोटे पापा। क्या छोटे पापा मेरे फैमिली मेंबर में आते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16,000 अमाउंट पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। आंसर इज यस। तो 16,000 का अमाउंट हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल। फोर्थ क्या है? मिसेस एक्स। क्या स्पाउस फैमिली मेंबर में आती है? यस। इसका मतलब स्पाउस भी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। बात समझ में आएंगे यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स विडो सिस्टर। विडो सिस्टर डिपेंडेंट अपॉन हिम। सिस्टर विडो हो, इंडिपेंडेंट हो, इट डजंट में सॉरी, विडो है या नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैरिड अनमैरिड, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको सिर्फ क्या चेक करना है? क्या वो सिस्टर एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है? आंसर इज यस। और क्योंकि डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो भी फैमिली मेंबर, और फैमिली मेंबर है तो वो क्या हो जाएगा? एग्जाम। इज इट क्लियर? बात समझ में आया कि यहाँ तक? ओके, सो गाइस, लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ एक्स हैंडीकैप्ड नेफ्यू हु इज डिपेंडेंट। देखो, वेदर नेफ्यू, नेफ्यू जो है क्या वो फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में आता है? नहीं आता। इसका मतलब डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो आपको बेवकूफ बनाने दिया गया। तो क्या ये 4,400 भी टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज यस। तो ये 4,400 को भी हम टैक्सेबल कर देंगे। देयरफॉर आवर टैक्सेबल अमाउंट इज 20,400। कितना टैक्सेबिलिटी आ जाएगी? 20,400 का हम अमाउंट क्या कर देंगे? टैक्सेबल। इज इट क्लियर? बात समझ में आई कि यहाँ तक? कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा? 20,400। वापस से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। सेकंड भी क्या हो जाएगा? एक्स एग्जाम्प्ट। छोटे पापा, ये क्या हो जाएगा? कितना है? 16,000। 16,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। विडो सिस्टर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगेन नेफ्यू को जो है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मतलब 4,400 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो इंटायर अमाउंट जो टैक्सेबल होने वाला है एज अ परक्यूसी, दैट इज अ 20,400। कितना आ जाएगा? 20,400। इज इट क्लियर? ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं क्या? यस, चलो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आउटसाइड फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है उससे रिलेटेड में, रिलेशन में क्वेश्चन है। चेक करिए, एक एक करके हम चेक करते जाते हैं बातों को। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मेजर सन। सबसे पहले क्या चेक करना है? क्या जिसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारे फैमिली मेंबर में कवर होता है? आंसर इज यस। एक्स मेजर सन, क्योंकि सन है इसलिए वो बाय डिफॉल्ट कवर होने वाला है। चिल्ड्रन आर ऑल चिल्ड्रंस, ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, वेदर माइनर और मेजर, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली मेंबर। क्लियर है यहाँ तक? कहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? आउटसाइड इंडिया। अब एक बार पहले रिकलेक्ट करो, आउटसाइड इंडिया में जब भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यू नीड टू चेक। पहला पॉइंट क्या चेक करना पड़ेगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरा क्या प्रोवाइड किया गया होगा? मेडिकल और स्टे। मेडिकल और स्टे में हमें जो चेक करना है वो क्या चेक करना है? क्या आरबीआई की लिमिट जो परमिट की गई है उसके विद इन द लिमिट प्रोवाइड किया है या बियॉन्ड द लिमिट? यदि बियॉन्ड द लिमिट है तो अप टू द लिमिट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में हम क्या चेक करेंगे? जीटीआई एक्सेप्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यदि 2 लाख से ज्यादा है तो इंटायर अमाउंट टैक्सेबल, 2 लाख या 2 लाख से कम है तो एग्जाम। अब मुझे बताइए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस। एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने हुए? 1,50,000। मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हुए पेशेंट के लिए? 1,50,000। जबकि आरबीआई ने परमिट सिर्फ कितना किया था? 1,20,000। तो एग्जाम कितना होगा? 1,20,000। इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, ऐसा हम बोल सकते हैं। टैक्सेबल कितना होगा? 30,000। नेक्स्ट क्या बोला? एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड, एक्सन एंड ब्रदर हु अकम्पनीड पेशेंट। टोटल खर्चा कितना हुआ? 1,30,000। जबकि 1,30,000 में से परमिट कितना किया था? सिर्फ 90,000। तो एग्जाम कितना होगा? 90,000। तो बचा हुआ टैक्सेबल 40,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये दो चीजें तो एकदम क्लियर थी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर
1,30,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए, जबकि एक्सपेंसेस आरबीआई ने कितना परमिट किया था 90,000, तो बचा हुआ बैलेंस 40,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। यहाँ पे 30,000। अब बचा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीटीआई, कि वेदर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इज मोर देन 2 लाख और लेस देन और इक्वल टू 2 लाख। तो यहाँ पर आगे क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज्यूम दैट द अदर इनकम ऑफ एक्स इज रुपीज 1,20,000 और केस नंबर 2 है 1,80,000 इंक्लूडिंग इनकम अंडर दैट सैलरी एक्सक्लूडिंग द अबोव टैक्सेबल परक्विजिट, अदर टैक्सेबल परक्विजिट। अच्छा, यहाँ पर एक अजम्पशन यहाँ पर ये क्या है कि ये जो इनकम हमें बता रहे हैं, इट इज आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट एक्सेप्ट दीज 3 एडजस्टमेंट। ये 3 एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट वहां पर हो चुके हैं। तो अब मुझे बताइए, 1,20,000 हमारी अदर इनकम है, और यहाँ पर जो मेरी इनकम आई है एज फार एज मेडिकल एक्सपेंसेस और स्टे एक्सपेंसेस कंसर्न 30,000 और 40,000, मतलब 1,20 और प्लस 30 प्लस 40 सब मिला के कितना हो जाएगा 1,90,000, मीनिंग देयर बाय कि माई जीटीआई इज लेस देन द 2 लाख रुपीज। देयरफॉर इस पहले केस में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल होगा क्या, नहीं। जबकि सेकंड केस में आपका जीटीआई कितना 1,80,000। जब आप मेडिकल और स्टे एक्सपेंसेस के परक्यूसिट को ऐड करेंगे, मतलब 30,000 और 40,000 को ऐड करेंगे 1,80,000 में, तो उस सिचुएशन में हमारी जीटीआई क्या 2 लाख से एक्सीड कर जाएगी, यस 2,50,000 हो जाएगी। दैट इज द रीजन दैट 20,000 इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल। समझ में आया क्या सर, कैसे होगा, आप आंसर बता पाएंगे? हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए आंसर देखिए प्लीज, क्या होगा पहले केस में। दोनों केसेस आपके सामने हैं, एकदम सिंपल केसेस हैं। चलो चेक करते हैं, चलिए चेक करें। देखो, मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो 1,50,000 में थे, उसमें से हमने 1,20,000 क्या कर दिया एग्जाम, बाकी का 30,000 क्या हो गया टैक्सेबल। अब्रॉड जो स्टे एक्सपेंसेस हमारे हुए थे लॉजिंग बोर्डिंग के 1,30,000 टोटल एक्सपेंसेस हुआ था, 90,000 परमिटेड था, 90,000 क्या हो जाएगा एग्जाम, बाकी का 40,000 टैक्सेबल। अब बचा लास्ट क्या, ट्रैवलिंग परक्विजिट। ट्रैवलिंग परक्विजिट के लिए वी नीड टू चेक जीटीआई, इनकम अंडर द हेड सैलरी। यदि ये दोनों परक्विजिट को मैं ऐड कर दूं तो 70,000 हो जाएगा। 70,000 केस 1 एज वेल एज केस 2 में टैक्सेबल होगा। अदर इनकम जो मुझे क्वेश्चन में रेडीमेड दी गई 1,20,000 एंड 1,80,000, तो 1,20,000 और 1,80,000 को हम ले लेंगे तो हमारा जीटीआई कितना हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट केस में 1,90,000, और क्योंकि 1,90,000 मीनिंग देयर बाय इट इज लेस देन 2 लाख, क्योंकि 2 लाख से कम है, तो इंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस गोइंग टू बी एग्जम्प्ट, मतलब जो 20,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था वो क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट, तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी 1,90,000। जबकि केस 2 में मेरी जीटीआई आप चेक करेंगे तो जीटीआई कितना आ रहा है 2,50,000 आ रहा है। यस, आपका जो जीटीआई आया है वो जीटीआई कितना आया आपका 2,50,000। इसका मतलब जीटीआई इज मोर देन द बोलिए, जीटीआई इज more than the 2 lakh rupees, और whenever GTI is more than rupees 2 lakh your traveling expenses going to be taxable as a perquisite। तो ये 20,000 भी आपका क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो अब आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी 2,70,000। आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी 2,70,000। इज इट क्लियर, बात समझ में आएगी यहाँ तक? क्या अब हम नए परक्विजिट में आ सकते हैं? आंसर इज यस। और अवर न्यू परक्विजिट, इससे पहले नए परक्विजिट में आए कुछ और बातें मैं आपके साथ कर लेता हूँ पहले। सर कुछ और बातें जो आपको करनी है वो क्या बातें करनी है, बेसिकली देखिए होता क्या है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही जब मेडिकल परक्विजिट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा कि यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया है, या फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में ग्रुप इंश्योरेंस निकाला है। ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉय, सारे के सारे एम्प्लॉय का एक साथ हमने इंश्योरेंस कवर करवा लिया, क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रीमियम कम हो जाता है, दैट इज कवरेज उतना ही मिलेगा बट प्रीमियम का क्वांटम जो है वो कम हो जाएगा, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉय। तो इन सारे केसेस में हमने कहा कि एग्जम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, एक परक्विजिट हमने पढ़ा था जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 17(2) ऑफ द परक्विजिट ऑफ परक्विजिट। 17(2) क्या बोलता था, परक्विजिट इंक्लूड प्रीमियम पेड टूवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस। यदि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में पे किया है तो वो क्या हो जाएगा परक्विजिट मानकर हम उसे टैक्सेबल कर देंगे।
कहीं हमने डिडक्शन के चैप्टर में 80C में पढ़ा है कि एम्प्लॉय यदि LIC का प्रीमियम, LIP दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। हमने कहीं पढ़ रखा है कि मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम पे किया एम्प्लॉय ने तो एग्जाम्प्ट होता है। तो इतने सारे प्रीमियम हो गए ना, तो वी कैन डू वन थिंग, ये जितने भी प्रीमियम है एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉय, वो सारे के सारे प्रीमियम को एट अ टाइम आपको एट अ ग्लांस दिखा देता हूं। मतलब क्या, टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। वापस से मैं आपको रिपीट कर दूं, ये पार्ट जो है ये हमने स्कैटर्ड मैनर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट अगेन मैं ये पार्ट को यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। रीजन इज वेरी सिंपल कि एग्जाम में कभी भी कोई प्रीमियम के बारे में पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या होना है। ठीक है, एडिशनल पार्ट है मेरे पार्ट पे, तो ये एडिशनल सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ, बट ऑल्सो प्रॉपरली से ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो चलो, यदि प्रीमियम की हम बात करें तो हम इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो वो प्रीमियम जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में टू कवर द रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी पे करता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम पे किया गया। वापस से मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे हम वो प्रीमियम्स की बात करें विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। पहला क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। सेकंड इज नथिंग बट द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। थर्ड वन इज द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम या ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। एंड लास्ट वन इज, आपको कुछ रिकलेक्ट हो रहा है लास्ट वाला कौन सा होने वाला है? लास्ट इज नथिंग बट द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम। कौन सा? कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सीडेंटल या ग्रुप इंश्योरेंस, एंड लास्ट वन इज अ कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम। यदि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पेड करता है देन इट इज कंसीडर्ड एज अ पॉकेट एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 17(2)(5). ऑलरेडी हमने पढ़ा, बट एट द सेम टाइम इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि ये जो प्रीमियम एम्प्लॉय के बिहाफ में एम्प्लॉयर ने पे किया, इसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। दैट इज मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 होती है, और LIP के केस में कुछ परसेंटेज रिस्ट्रिक्शन भी ऑन द प्रीमियम, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। याद आ पा रहा है? सुना सुना लग रहा है क्या? क्या? whenever life insurance premium paid by the employer on behalf of the employee, it is treated as perquisite and taxable in the hands of the employee under section 17(2)(5). point number 1. point number 2, इसका क्या डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल जाएगा? आंसर इज यस, अंडर सेक्शन 80C। दूसरा आता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, इज इट एग्जम्प्ट और टैक्सेबल? तो ये गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करके रखा है। थोड़ी देर पहले ही हमने मेडिकल परक्विसिट के साथ में पढ़ा कि यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जाम, मतलब नॉट ट्रीटेड एज परक्विसिट। इसका मतलब क्या एम्प्लॉय के हाथ में ये टैक्सेबल हुआ है? नहीं। तो क्या इसका डिडक्शन गवर्नमेंट ने देना चाहिए उसे 80D में? क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो डिडक्शन है वो कहाँ मिलता है? 80D में। अब यदि मैं उसे डिडक्शन लेता हूँ, एग्जाम्पशन तो ऑलरेडी मैं दे चुका, अब यदि मैं उसे डिडक्शन भी दे दूं तो ये तो डबल डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो क्या 80D का डिडक्शन मिलना चाहिए? आंसर इज नो। वापस से सुन लीजिए, यदि एम्प्लॉय अपने खुद के अकाउंट में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करता है तो उसका डिडक्शन उसे 80D में मिलेगा, बट यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उस पर्टिकुलर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को हम 80D में एलिजिबल प्रीमियम कंसीडर नहीं करेंगे। 80D में एम्प्लॉय को उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और ना ही वो टैक्सेबल होगा, वो क्या हो जाता है? एग्जाम। क्लियर है? तीसरा, अगेन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्रुप इंश्योरेंस, थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा, ये भी क्या हो जाता है? एग्जाम। तो नो टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट एम्प्लॉय के हाथ में होगा? आंसर इज अगेन नो, दिस इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो एक बार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सुन लो, यदि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में पे किया है तो फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज अ परक्विसिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, एंड देन एम्प्लॉय कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसके अलावा बाकी जो 3 प्रीमियम है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सीडेंटल प्रीमियम और कौन सा है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, इन ऑल दैट 3 केसेस नॉट टैक्सेबल एज अ परक्विसिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। पहला पार्ट। दूसरा, मेडिकल इंश्योरेंस का ना ही आपको 80D में कोई डिडक्शन मिलने वाला है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट पार्ट। जो छोटे मोटे परक्विसिट हमारे बच गए वो हम पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट परक्विसिट हमारा है वैल्यूएशन ऑफ परक्विसिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट।
क्या? फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। क्लियर है? पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए जी, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में अब हम बातें करते हैं। इस सिचुएशन में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, वो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, इज इट प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस और रेलवे टू देयर एम्प्लॉय। मतलब यदि रेलवे अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या एयरलाइंस फॉर एग्जांपल एयर इंडिया हो गई, और एयर इंडिया अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या उसके फैमिली मेंबर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा? और दूसरा केस क्या होता है, यदि अदर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने, जो कि इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर, जो कि इंगेज्ड है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में, उसने यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की तो क्या होगा? तो पहले केस में तो स्ट्रेट अवे एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ परक्विजिट बिकम निल। यदि रेलवे या एयरलाइंस अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट स्ट्रेट अवे। क्लियर है? या तो एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर। ऑन द अदर हैंड, यदि अदर एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया गया है, तो यहां पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है, और वी नीड टू चेक। क्या चेक करना पड़ेगा? क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है, या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कंसेशनल रेट में प्रोवाइड की गई? यदि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है, तो यदि वो सेम फैसिलिटी मैं दूसरे कस्टमर को प्रोवाइड करता हूं, तो मैं कितना अमाउंट चार्ज करता हूं, वही अमाउंट विल बिकम द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्या? वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज नथिंग बट द अमाउंट, बोलो क्या? अमाउंट चार्ज फॉर सिमिलर बेनिफिट टू द customers। क्या? वैल्यू एट विच सच बेनिफिट और एमिनिटीज इज ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू द पब्लिक। पब्लिक को जितने अमाउंट में हम वो फैसिलिटी देते हैं, उस वही अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में एज अ परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा। और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, दैट इज द रीजन यहाँ पे कोई भी अमाउंट अब हम यहाँ से लेस करेंगे क्या? नहीं। बट यदि कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड किया है, तो अगेन वैल्यू ऑफ परक्विजिट तो सेम ही रहेगा। मतलब क्या? वैल्यू एट विच सच बेनिफिट और एमिनिटीज इज ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू द पब्लिक, लेस क्या कर देंगे? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। मतलब एकदम सिंपल है, जब भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वी नीड टू चेक रेलवे या एयरलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट, अदर कोई और दूसरा एम्प्लॉयर हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, वो प्रोवाइड करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। जो पब्लिक को जो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, वो कॉस्ट हमारे हाथ में एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट। यदि कुछ अमाउंट रिकवर किया गया तो वो लेस कर देना, बाकी का बचा हुआ टैक्सेबल। क्लियर है? नो न्यू परक्विजिट इज रिलेटेड टू। अब जो नया परक्विजिट आ रहा है, दैट इज इसी से रिलेटेड एक और परक्विजिट जो हम ले लेते हैं। अब वो परक्विजिट क्या है? ट्रैवलिंग, टूरिंग या हॉलीडे होम एकोमोडेशन। ऊपर ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में हमने बात की है। अब हम बात करें कि नॉर्मली भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग बेनिफिट देता है, टूरिंग बेनिफिट देता है, हॉलीडे होम एकोमोडेशन देता है। दिस इज अवे फ्रॉम द एलटीसी। एलटीसी अलग कंसेप्ट है, वो हम इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं। बट अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे एकोमोडेशन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगेन दो पार्ट कर लेते हैं हम। पहला पार्ट, इफ द फैसिलिटी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और सेकंड, नॉट मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। देखो, अब जितने भी परक्विजिट है ना, ऑल आर सिंपल। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बेनिफिट या कोई ऐसा परक्विजिट आपको एग्जाम में दिखे क्वेश्चन में, जो कि मैंने क्लास में कंसीडर ही नहीं किया। हो सकता है कोई फैंसी नया परक्विजिट आ गया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वो फैंसी परक्विजिट है, इसका मतलब, और आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब ही है कि उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाया है। आपको क्या करना है? वो सिमिलर फैसिलिटी दूसरे, दैट इज पब्लिक के लिए कितने में अवेलेबल है, या फिर एम्प्लॉयर ने उस फैसिलिटी के लिए कितना एक्सपेंडिचर इंकर किया है, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। मतलब एम्प्लॉयर का जो कॉस्ट है, दैट विल ओनली बिकम द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्लियर है? तो यहाँ पे दो केसेस, इफ द फैसिलिटी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जैसे आपने सुना होगा, यदि आपके पेरेंट जो है वो बैंक में जॉब करते हैं, तो बैंक वाले उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हॉलीडे होम एकोमोडेशन की फैसिलिटी। उस सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है बेटा, कि हॉलीडे एकोमोडेशन जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, बैंक प्रॉपर जो प्राइम लोकेशंस हैं, जैसे शिमला हो गया, ठीक है, कुर्ग हो गया, और भी बहुत सारी लोकेशंस हैं इंडिया में, वहाँ पे खुद के एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उनके खुद के मेंटेन किए हुए रेस्ट हाउस वहाँ पे होते हैं, और जो या तो बहुत ही नॉमिनल रेट में या फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो यदि फैसिलिटी मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट?
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटी मतलब वो सेम फैसिलिटी सिमिलर लोकेशन में कितने अमाउंट चार्ज करने पर पब्लिक को कितना अमाउंट चार्ज करने पर मिलती है, तो वो अमाउंट आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ परक्विसिट। यदि आपसे कुछ अमाउंट रिकवर किया है तो आप वहां से लेस कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विसिट। बट इफ फैसिलिटी नॉट मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, तब तो बहुत ही आसान हो जाता हमारा केस। क्या करना पड़ेगा, सिंपली सर ये चेक करेंगे कि वो फैसिलिटी एम्प्लॉयर को कितने अमाउंट में मिली, मतलब क्या, whatever amount paid by the employer for such facility become a value of perquisite। यदि कंसेशनल है तो अमाउंट रिकवर हम माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विसिट। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में? अब देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको करनी है। बहुत बार क्या होता है, सपोज आप स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में ऑफिशियल मीटिंग थी, ऑफिशियल मीटिंग के लिए आप स्विट्जरलैंड गए और आपने सोचा यार ऑफिशियल मीटिंग के लिए आप स्विट्जरलैंड इतनी दूर गए ही हैं, तो क्यों ना अपने ऑफिशियल टूर को एक्सटेंड करके पर्सनल टूर भी बना लिया जाए। मतलब क्या, 2 दिन की मीटिंग है तो हमने क्या किया, 3 दिन और एक्सटेंड कर दिए और रिटर्न की टिकट 5 दिन बाद की करवाई कि 3 दिन हम अपने पर्सनल लेवल पे वहां पर घूम के आएंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो जब अप टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफिशियल टूर नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, बट जो पर्सनल एक्सटेंट का टूर है, मतलब क्या, ऑफिशियल टूर के बाद जब आपने इसे पर्सनल टूर में कन्वर्ट कर लिया तो पर्सनल टूर के लिए जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया गया होगा that will become the taxable as a perquisite in the hands of employee। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, if the employee has gone for an official tour and the tour was later on extended for personal purpose, तो perquisite value in respect of extended tour shall be taxable। मतलब up to the extent of personal purpose जो tour है वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, taxable as a perquisite। बहुत बार क्या होता है कि आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए भेजा जा रहा है, लेट अस अज्यूम दैट आपको भेजा गया दुबई, ऑफिशियल पर्पस के लिए ऑफिशियल मीटिंग थी, बट प्रोटोकॉल ये बोलता है कि साथ में यू नीड टू टेक योर वाइफ ऑल्सो, स्पाउस ऑल्सो, यस, फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी। यस, ये एक प्रोटोकॉल है कि वाइफ को भी साथ में आपको ले जाना पड़ेगा। तो आप यदि वाइफ को ले जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफिशियल टूर नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। बट साथ में आपने अपने फैमिली मेंबर्स को भी ले जा लिया, आपने बोला आप दुबई जब जा ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, बाकी फैमिली मेंबर को भी साथ में लेके चलते हैं। अब यदि आप वो फैमिली मेंबर्स को अपने खर्चों पर ले जा रहे हो तब तो नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, बट यदि उनके खर्चे भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, that entire amount going to become taxable। मतलब क्या, if the employee has gone for an official tour and any member of his household has also accompanied him on such tour, perquisite value of facilities to such member shall also be taxable in the hands of employee। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सीबीडीटी का सर्कुलर भी है, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, रीजनेबल है, बट आईसीआई में समटाइम कुछ क्वेश्चन में उसका कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू लिया गया है। क्या है कि यदि एम्प्लॉय को उसकी वाइफ कंपनी, दैट इज कंपनी दे रही है, क्या, एम्प्लॉय हैज गॉन फॉर एन ऑफिशियल टूर एंड स्पाउस ऑफ द एम्प्लॉय एज पर द प्रोटोकॉल accompanied to the employee, accompanied employee एज पर द प्रोटोकॉल वाइफ को पर्टिकुलर मीटिंग में, पार्टी में, दैट इज ऑफिशियल पार्टी में ले जाना कंपलसरी था, तो उस प्रोटोकॉल के चलते हमने अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले गए हैं। तो उस सिचुएशन में स्पाउस के जो खर्चे हो रहे हैं जो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ प्रोटोकॉल। हाँ, यदि आप स्पाउस के अलावा और भी फैमिली मेंबर्स को ले जाते हो तो देन इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? बात समझ में? चलो अब जो नया perquisite आ रहा है, नेक्स्ट perquisite इज वैल्यूएशन ऑफ perquisite इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब जो वो क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, इज इट गोइंग टू बी टैक्सेबल और नॉट? तो इसमें सबसे पहला आपको ये चेक करना पड़ेगा जो क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो क्लब कौन सा है। क्या कहा मैंने, आपने सुना क्या? जो क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्लब कौन सा है, और उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि वेदर इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल और नॉट। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले वी नीड टू चेक इफ दैट फैसिलिटी ऑफ क्लब प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब या एनी अदर सिमिलर फिटनेस क्लब,
यदि आपको हेल्थ क्लब प्रोवाइड किया जा रहा है या स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड किया गया है या सिमिलर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है एंड दैट फैसिलिटी इज इवनली यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू ऑल द एम्प्लॉय, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर एम्प्लॉय है या फिर जो मैनेजर है सिर्फ उसके लिए अवेलेबल और किसी के लिए नहीं, यूनिफॉर्मली सबके लिए अवेलेबल। सबके लिए मतलब मेरा क्या है कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है, सिलेक्टेड बेसिस पे अवेलेबल नहीं है। मतलब मैंने एक एम्प्लॉय को, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो मेरा फेवरेट है, मैंने इसको अलाउ कर दी, सेकंड एम्प्लॉय जो मेरा फेवरेट है उसको अलाउ की, बाकी उस क्लास के एम्प्लॉय को अलाउ नहीं की, तो ऐसा नहीं हो। उस क्लास में जितने भी एम्प्लॉय आ रहे हैं सबके लिए इवनली यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए, अवेलेबल। यदि ऐसा है देन इंटायर अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल, तो आपका कोई भी अमाउंट टैक्सेबल होगा क्या, नहीं, वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या हो जाएगी, नील। इसको छोड़ के बाकी सारे केसेस में यू नीड टू चेक एक्सपेंसेस हैज बीन इंकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस पर्पस, तो नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। और यदि अदर देन ऑफिशियल पर्पस है तो इंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। और टैक्सेबल कैसे होगा, जो भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने बॉन्ड किया उस फैसिलिटी के लिए, दैट वन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। लेस क्या कर देना, अमाउंट रिकवर, तो बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। छोटा सा परक्विजिट है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, पढ़ाना था इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई क्या, समझ में आई यहाँ तक बातें? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू परक्विजिट। एक बार आप इसे देख लीजिए क्लब फैसिलिटी को, उसके बाद फिर हम नए परक्विजिट में आते हैं। ओके, सो अवर न्यू परक्विजिट इज नथिंग बट द लीव ट्रेवल कंसेशन और लीव ट्रेवल असिस्टेंस, दैट इज अ एलटीसी या एलटीए। नाउ वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीसी और एलटीए। क्लियर है, बात करना स्टार्ट करें। देखो एलटीसी और एलटीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आराम से बातों को समझना बहुत आसान है। ये जो प्रोविजंस दिए गए इससे रिलेटेड, दैट वन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10(5) रेड विथ रूल 2B। क्या, सेक्शन 10(5) रेड विथ रूल 2B। अब ये प्रोविजन एलटीए क्या है, नाम क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन, दैट इज एलटीसी, या लीव ट्रैवल असिस्टेंस, दैट इज एलटीए। एलटीसी क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज कंसेशन। किसका कंसेशन, ट्रैवलिंग का कंसेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द इवेंट ऑफ लीव, मतलब हॉलीडे या वेकेशन पे जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो आप टूर्स पे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कंसेशन दिया गया। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे ये क्लब महिंद्रा हो गया या क्लब कंट्री हो गया, ये लोग क्या करते हैं, या हॉलीडे क्लब हो गया, बहुत सारे ऐसे आपने नाम सुने होंगे। दे आर प्रोवाइडिंग यू आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और यदि आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो वो आपको दैट इज साल भर में 10 दिन के फ्री हॉलीडे प्रोवाइड करते हैं। दैट एलटीसी और एलटीसीए इज इन द सिमिलर मैनर, वो भी सिमिलर केस है, ठीक है। समझ में आया? लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब क्या, कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल ड्यूरिंग द लीव, ऑन द ओकेजन ऑफ द लीव। क्लियर है? आई होप आपको नाम से कुछ समझ में आ गया होगा कि ये जो कंसेशन दिया जा रहा है गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, किसके लिए कंसेशन दिया जा रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए। ट्रैवल मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कब इंकर हुए, ऑन द इवेंट ऑफ द लीव, जो आपके वेकेशन थे उस पे जो आपने ट्रैवलिंग की है, जो आपने हॉलीडे अवेल किया है, उससे रिलेटेड जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस है उसमें जो कंसेशन एम्प्लॉयर दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एलटीसी। अब ये जो कंसेशन दिया जाता है इसमें से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है, कुछ टैक्सेबल किया हुआ है। तो जो अमाउंट एग्जाम होगा वो उसका कैलकुलेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, कितना अमाउंट एग्जाम होगा, एलटीसी एग्जैक्टली है क्या, ये सारी बातें हमें करना है। तो पॉइंट नंबर 1 जो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि जो एलटीसी का बेनिफिट है, सबसे पहला पॉइंट, वेदर इट इज रिसीव्ड, वेदर इट इज रिसीव्ड बाय द इंडियन एम्प्लॉय या इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन और बोथ। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? जस्ट वेट, वी कैन डू वन थिंग। ओके, सो आप मुझे वन बाय वन करके बताते जाइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछते जाता हूँ। जो एलटीसी का बेनिफिट होता है, वेदर इट इज गिवन टू द इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन, तो ये दोनों के लिए ही अवेलेबल होता है। इट इज अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, एलटीसी का जो बेनिफिट दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, एलटीसी बेनिफिट गिवन टूवर्ड्स द एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मेंबर। अब यहाँ पर फैमिली मेंबर का मतलब क्या है, तो फैमिली मेंबर इज नथिंग बट द स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स।
वापस से मैं रिपीट करता हूं, ये जो फैसिलिटी दी जा रही है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, इट इज गिवन टूवर्ड्स द एम्प्लॉय, स्पाउस ऑफ द एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय, डिपेंडेंट ब्रदर एंड डिपेंडेंट सिस्टर। अब यहां पर वैसे तो डेफिनेशन आपने देखी होगी, जो मेडिकल परक्विसिट में हमने पढ़ी वही डेफिनेशन यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट की, क्योंकि दोनों ही लोकेशन में जो डेफिनेशन फैमिली मेंबर की दी गई है, दैट इज अ स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर एंड डिपेंडेंट सिस्टर। क्लियर है? यदि फैमिली मेंबर के अलावा और किसी के लिए बेनिफिट दिया जाएगा देन इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल, स्ट्रेट अवे आप उसे क्या कर देंगे, टैक्सेबल। दैट इज द रीजन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ फैमिली मेंबर। बट क्या यहाँ पर मेडिकल परक्विसिट की जो डेफिनेशन है वो कट कॉपी पेस्ट है? आंसर इज यस। थोड़ा भी चेंज नहीं है? नहीं है, थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज है। और वो चेंज क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो एग्जम्पशन हम आपको दे रहे हैं, एग्जम्पशन ऑन ट्रैवल कंसेशन, इट इज नॉट एडमिसिबल। क्या? exemption on travel concession will not be admissible to more than 2 surviving children of an individual born after 1st October 1998। मतलब क्या, मुझे डेट भी याद रखनी पड़ेगी, 1/10/1998 के बाद मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए आपको बेनिफिट अवेलेबल होगा। यदि किसी भी चिल्ड्रन, यदि एम्प्लॉय के बच्चों का जो बर्थ है वो 1/10/1998 ऑनवर्ड्स हुआ है, तो ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन। इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये भी होता है कि 1/10/1998 के पहले के जितने भी सर्वाइविंग चिल्ड्रन है एम्प्लॉय के बच्चे, किसके? एम्प्लॉय के, दूसरों के बच्चों को मत ले लेना है, ठीक है? एम्प्लॉय के जितने भी बच्चे 1/10/1998 के पहले सर्वाइविंग है, दैट ऑल आर एलिजिबल। क्राइटेरिया क्या है चिल्ड्रन के लिए? अभी हम जो बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, क्राइटेरिया 1/10/1998 का है, 1/10/1998 के पहले, बिफोर 1/10/1998 एम्प्लॉय के जितने भी बच्चे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, सबके लिए एलटीसी का एग्जम्पशन का बेनिफिट अवेलेबल है, ठीक है? ऑन और आफ्टर 1/10/1998 एम्प्लॉय के जितने भी बच्चे उसमें से मैक्सिमम 2 अलाउ करेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, डिसअलाउड। मतलब 1/10/1998 के बाद गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2। जैसे वो स्लोगन चला था ना 90s में, क्या चला था, हम दो हमारे दो, तो उससे गवर्नमेंट ने उसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पर भी प्रोविजन को स्लाइटली चेंज किया। पहले क्या होता था, जितने भी बच्चे हैं सबके लिए आपको एग्जाम्पशन मिलता था, बट 1/10/1998 के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि यदि किसी चाइल्ड का बर्थ 1/10/1998 के बाद हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन अलाउ किए जाएंगे एलटीसी में, बाकी को हम डिसअलाउ कर देंगे। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दे रहा हूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा। पहला केस ये है कि 1/10/1998, सपोज हमारा एम्प्लॉय है एक्स एम्प्लॉय, और 1/10/1998 के पहले उसके 8 बच्चे थे, और 1/10/1998 के बाद 2 बच्चे हुए। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर अलाउड फॉर द एग्जम्पशन ऑफ आईटीसी, एलटीसी? क्या 8 बच्चे पूरे के पूरे अलाउ हो जाएंगे? यस, क्योंकि बिफोर 1/10/1998 है। बाद में कितने हुए? 2। क्या बाद की लिमिट मैक्सिमम 2 है, तो दोनों अलाउ होंगे? यस। मतलब 10 के 10 बच्चों के लिए आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, विदाउट एनी, बियॉन्ड एनी डाउट्स, ठीक है? अब पहले 8 होते और बाद में 3 होते तो क्या होता? पहले 8 तो अवेलेबल है, बट बाद के जो 3 है उसमें से मैक्सिमम कितने मिलेंगे आपको? 2। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। लास्ट वाले का बेनिफिट हमें कोई भी मिलेगा क्या? नहीं। अब तीसरा सिचुएशन यदि मैं क्रिएट करूं, पहले 3 थे, मतलब 1/10/1998 के पहले 3 थे और बाद में 10 हुए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? पहले 3 तो अलाउड है बिकॉज बिफोर 1/10/1998 कोई लिमिट नहीं थी। बाद में जो 8 बच्चे हुए, उस सिचुएशन में मैक्सिमम 2 अवेलेबल, दैट इज एलिजिबल होंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉन एलिजिबल। क्लियर है? चलो, अब सिचुएशन नंबर 4 आपके सामने यदि मैं क्रिएट करूं, तो सिचुएशन नंबर 4 कैन बी, सपोज मल्टीपल बर्थ हुई है, सपोज जो बच्चे के बर्थ हुए, एम्प्लॉय के जो चाइल्ड का बर्थ हुआ है वो आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/10/1998 ही हुआ, उसके पहले कोई बर्थ ही नहीं था। बट क्या हुआ कि फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हुआ, उसके बाद जब सेकंड बर्थ हुआ तो वो मल्टीपल ट्विंस हो गए। पहला बर्थ नॉर्मल सिंगल बर्थ हुआ, उसके बाद जब सेकंड बर्थ हुआ तो वो ट्विंस हुए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या तीनों बच्चे एलिजिबल माने जाएंगे? आंसर इज यस। मतलब क्या, फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के बाद यदि मल्टीपल बर्थ होती है तो उसे भी कंसिडर्ड एज अ
एक माना जाएगा, मतलब तीनों बच्चों के लिए एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल रहेगा, बिकॉज इट्स नेचुरल। ओके, अब यदि पहले ट्विंस हो गए, अब बाद में सिंगल एक और बर्थ हुआ बच्चे का, तो टोटल मिला के तीन हुए, क्या तीनों अवेलेबल है? आंसर इज नो, उसमें सिर्फ दो ही एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि पहले ट्विंस हुए। तो ऑलरेडी आपको पता था। कंट्रोल आया क्या समझ में? कुछ क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का कंसेप्ट समझ में आया? हम दो हमारे दो, ठीक है। बट ये कंसेप्ट कब से पिक्चर में आएगा? 110/1998 के बाद। 110/1998 के बाद ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू टू चाइल्ड, सब्जेक्ट टू यदि मल्टीपल बर्थ बाद में होती है आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड, तो हम उस मल्टीपल बर्थ को भी कंसीडर कर लेंगे। बट मल्टीपल बर्थ पहले हो गई और बाद में सिंगल बर्थ हो रही, तो उस केस में सिर्फ मल्टीपल बर्थ के लिए अवेलेबल रहेगा, और लास्ट वाले बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगा क्या? नहीं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रैवलिंग एलटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, ये एलटीसी का बेनिफिट आपको जो एग्जाम्पशन मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा? तो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग। जो एक्सपेंसेस, जो अमाउंट आपने इंकर्ड किया है ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑन द, सॉरी नॉट ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, ऑन द ट्रैवलिंग, दैट वन इज ओनली अवेलेबल फॉर एग्जाम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने घर से आप रेलवे स्टेशन गए, या फिर एयरपोर्ट गए, या फिर आपके लॉजिंग बोर्डिंग के खर्चे हो गए, ऑटो रिक्शा के खर्चे हो गए, टैक्सी के खर्चे हो गए, ये सारे के सारे खर्चे एलटीसी में कवर नहीं होते। जो एलटीसी में कवर होगा, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, कंसेशन ओनली रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। लॉजिंग बोर्डिंग के खर्चे नॉट अलाउड, टैक्सी ऑटो रिक्शा नॉट अलाउड, कन्वेंस मतलब क्या? घर से आप रेलवे स्टेशन गए या रेलवे स्टेशन से घर आए, नॉट अलाउड। ओनली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हुए हैं, सिर्फ उसी का आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एलटीसी की हम बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ये एलटीसी का जो बेनिफिट है, ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या ऑन और आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है? सॉरी, ऑन और आफ्टर द रिटायरमेंट भी मिल सकता है, या टर्मिनेशन पे भी मिल सकता है? तो यदि आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, तो यू आर रॉन्ग। This benefit is available during the employment as well as on or after the retirement also. Even on termination also this benefit is available. जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर एम्प्लॉय है बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंक ऑफ इंडिया में जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग द सर्विस, तो एलटीसी का बेनिफिट उसे मिलता ही मिलता है। इन एडिशन टू डेट, जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद भी क्या वो बेनिफिट अवेल कर सकता है? आंसर इज यस। ठीक है। अच्छा, ये जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट हमें जो मिल रहा है एलटीसी का, इज इट फॉर ट्रेवलिंग इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया और बोथ? इफ योर आंसर इज बोथ, देन अगेन यू आर रॉन्ग। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली फॉर ट्रेवलिंग टू एनी प्लेस इनसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया यदि आप ट्रेवल करने जा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया यदि आप वेकेशन पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, इंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्स। ठीक है। और ये जो बेनिफिट मिलता है आपको 4 साल के ब्लॉक में सिर्फ 2 बार मिलता है। क्या? अलाउड ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। और आज यदि कैलेंडर करंट ब्लॉक की मैं बात करूं, तो जो करंट ब्लॉक का चल रहा है, दैट इज फ्रॉम 2018 टू 2021। क्या? 18, 19, 20, 21, ये जो 4 साल का ब्लॉक है, जो आज रनिंग ब्लॉक है, इस 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 एलटीसी मिलते हैं। 4 साल के ब्लॉक में कितने एलटीसी मिलेंगे? 2 एलटीसी। और वो 2 एलटीसी आपको उस 4 साल के ब्लॉक में ही क्या करना होता है? यूटिलाइज। क्लियर है यहां तक? चलो एक काम करते हैं, इसमें जो बातें मैंने अभी आपको समझाई है उसको मैं आपको डिस्प्ले भी करते जाता हूं, सो दैट आपको बातें क्लियर होते जाए। डिस्प्ले कर ले क्या? चलिए, ओके, प्लीज स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द अवेलेबल। हाँ जी, स्क्रीन देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द अवेलेबल टू द इंडियन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन। किसके लिए? फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर मतलब क्या? स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। कौन से? डिपेंडेंट वाले। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा, जो एग्जाम्पशन मिलेगा, इट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन आफ्टर 110/1998।
हाउएवर 110 1998 के पहले जितने भी सर्वाइविंग है सबके लिए अवेलेबल रहेगा क्या? यस रहेगा। इसको यदि मैं डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो सपोज ये जो लिमिट है ये 110, ये जो लाइन हम देख रहे हैं 110 1998 की है, उसके पहले कोई भी लिमिट नहीं है, बट उसके बाद लिमिट पुट अप कर दी गई, ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 2 चाइल्ड। 2 बच्चों से ज्यादा का कोई भी एग्जाम्पशन आपको मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था दैट इज कि जो बेनिफिट है इट इज ओनली रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग और टैक्सी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। बेनिफिट जो आपको अवेलेबल होगा इट इज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट और ऑन और आफ्टर द रिटायरमेंट और ऑन टर्मिनेशन एज द केस में भी, कोई फर्क इससे पड़ेगा क्या? नहीं। इट इज ओनली रिलेटेड टू द, बोलो, ट्रैवलिंग टू एनी प्लेस इनसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया को हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे बताया था कि आपको ये 4 साल के ब्लॉक में कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, मतलब क्या? लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट लास्ट पॉइंट इज नथिंग बट द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एलटीसी। तो सबसे पहला पॉइंट आप मुझे बताइए, इतना अब हम पढ़ चुके हैं सैलरी में कि आपको पहले से ही इंट्यूशन आ चुका होगा कि पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? एलटीसी एक्चुअली रिसीव्ड, जो आपको टोटल एलटीसी मिला, लेस क्या करूंगा? एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5) लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर ए बताओ क्या होगा? एलटीसी एक्चुअली रिसीव्ड, क्योंकि जितना मिला उससे ज्यादा एग्जम्पशन कभी भी मिलने वाला है क्या? नहीं। और पॉइंट नंबर बी क्या हो जाएगा? अमाउंट एक्चुअली इंकर्ड, एक्सपेंसेस एक्चुअली इंकर्ड ऑन ट्रेवलिंग बाय द एम्प्लॉय। एंड लास्ट इज द स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट क्या होता है? इसको मैं स्टार मार्क लगा के नीचे आपको समझा देता हूं, और विच एवर इज लेस आप लेस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल एलटीसी। बट इससे पहले मैं आपको स्पेसिफाइड अमाउंट समझाऊं, कुछ बातें समझ लीजिए। क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो एलटीसी प्रोवाइड कर रहा है वो एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के लिए, इवन एम्प्लॉय के नॉन फैमिली मेंबर के लिए भी प्रोवाइड कर सकता है क्या? सपोज एम्प्लॉय के फैमिली में ग्रैंडपा ग्रैंड माँ भी है, क्या उनके लिए भी प्रोवाइड किया जा सकता है? यस। वो हमारे फैमिली मेंबर में नहीं आता बट एलटीसी उनके लिए मिल सकता है क्या? यस, मिल सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो एग्जम्पशन है वो तो सिर्फ किसके लिए मिलने वाला है? एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मेंबर। बाकी किसी के लिए मिलेगा क्या? नहीं। बट एलटीसी तो सबके लिए मिलेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एलटीसी रिसीव्ड जो हमने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, एलटीसी रिसीव्ड जो हमने लिखा है इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल, मतलब हर किसी के लिए, जिसके लिए भी मिला है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या नॉन फैमिली मेंबर हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सबके लिए आपको अमाउंट रिसीव ले लेना है। जबकि जब आप एग्जम्पशन कैलकुलेट करें तो क्या करना? इट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर, मतलब जो एलिजिबल है फॉर द सेक ऑफ एग्जम्पशन सिर्फ उसी के लिए आप कंसीडर करिएगा, बाकी किसी के लिए आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? बात समझ में? अब स्पेसिफाइड अमाउंट क्या होता है? एग्जाम में वैसे प्रोविजन में देखा जाए तो ये थोड़ा सा टफ मैनर में दिया गया है, बट हम इसको इजी मैनर में पढ़ते हैं। जब भी हमको स्पेसिफाइड अमाउंट निकालना है तो फर्स्ट यू नीड टू चेक जो जर्नी परफॉर्म की गई, जो ट्रेवलिंग की गई, इज इट थ्रू अ एयर और थ्रू अदर मोड? क्या जो जर्नी परफॉर्म की जा रही है वो एयर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है या बाय अदर देन एयर? यदि एयर के थ्रू प्रोवाइड की गई है तो विदाउट एनी डाउट, बियॉन्ड एनी डाउट या विदाउट एनी सेकेंड थॉट, स्ट्रेट अवे एयर फ्लाइट का जो इकोनॉमी फेयर होता है, क्या इकोनॉमी फेयर होता है, डेट विल बिकम द वैल्यू ऑफ परक्यूशन, मतलब क्या स्पेसिफाइड अमाउंट मान लिया जाएगा। बट अदर देन ईयर से यदि प्रोवाइड की गई तो अगेन वी नीड टू चेक क्या जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन है इज इट कनेक्टेड थ्रू अ रेल और नॉट? क्या वो रेल के थ्रू कनेक्टेड है या नहीं है? यदि वो रेल से कनेक्टेड है तब तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या फर्स्ट एसी फेयर आपको लेना है एज अ स्पेसिफाइड अमाउंट? क्या लेना है? फर्स्ट क्लास एसी का जो फेयर होता है वो आपको ले लेना है। हाउएवर इफ इट इज नॉट कनेक्टेड देन अगेन फर्दर वी नीड टू चेक वेदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज इन एग्जिस्टेंस और नॉट। इफ एग्जिस्ट करता है तो डीलक्स बस का जो भी फेयर होगा वो ले लेना, और एग्जिस्ट नहीं करता तो अब हम क्या करेंगे? जो आपने ट्रेवल किया उसका जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस के लिए रेलवे फर्स्ट एसी का कितना चार्ज आपको करेगी, वो फर्स्ट एसी फेयर फॉर सिमिलर डिस्टेंस विल बिकम द स्पेसिफाइड अमाउंट।
क्लियर है? ये बात समझ में आई यहाँ तक? अब वापस से मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है। एलटीसी टोटल मिला कितना, उसमें से आप लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5) लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 एलटीसी एक्चुअली रिसीव्ड, पॉइंट नंबर 2 अमाउंट एक्चुअली इंकर्ड, और पॉइंट नंबर 3 स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट कैसे चेक करना है वो हमने देख लिया कि सबसे पहले चेक करेंगे जर्नी थ्रू एयर है या फिर अदर है। उसके बाद हम चेक करेंगे यदि एयर के थ्रू हुआ है तो एयर फेयर ले लेना इकोनॉमी क्लास का, अदर देन एयर हुआ है तो अगेन चेक डेस्टिनेशन कनेक्टेड विद रेल और नॉट, रेल से कनेक्टेड है तो फर्स्ट एसी फेयर ले लेना, बट रेल से कनेक्टेड नहीं है तो अगेन वी विल गो बियॉन्ड, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डीलक्स फेयर ले लेना, अदरवाइज सेम डिस्टेंस के लिए जो एसी फेयर, फर्स्ट एसी फेयर लगता है रेलवे का, वो हम कंसीडर कर लेंगे एज अ स्पेसिफाइड अमाउंट। बट ध्यान रहे, डोंट बी रिजिड। कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको ये तीनों के तीनों एलिमेंट दिए जाए। मतलब आपको एलटीसी कितना रिसीव हुआ वो भी दिया है, एक्चुअली कितना एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ वो भी दिया है, स्पेसिफाइड अमाउंट भी दिया है। यदि तीनों दिया है तब तो आप व्हिचएवर इज लेस ले लेना। बट सपोज आपको स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं दिया गया, आपको बस बताया गया कि एलटीसी हमने कितना दिया और ये बताया गया कि उसमें से कितना खर्च हुआ, तो डोंट बी रिजिड। जितना डिटेल डेटा दिया गया है उतनी इंफॉर्मेशन को, उतने डेटा को यूज करके व्हिचएवर इज लेस लिख के आंसर ले आना। सपोज हो सकता है आपको एलटीसी रिसीव्ड दिया गया और स्पेसिफाइड अमाउंट ही दिया गया, दो ही चीजें दी गई है, तो जितना इंफॉर्मेशन एग्जाम में अवेलेबल रहेगा उसके बेसिस पे मुझे आंसर देना है। डोंट बी रिजिड कि हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आई क्या? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो कुछ छोटे मोटे पॉइंट बच गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं और उसी के साथ ये पॉइंट हमारे सारे कवर हो जाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, यदि एलटीसी को आपने अवेल नहीं किया, बहुत लोग क्या होते हैं कि इवन 4 साल के ब्लॉक, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4 साल के ब्लॉक में सिर्फ 2 ही एलटीसी बहुत ही कम है, बट ऐसा नहीं है। इवन वो 2 दिन निकाल पाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम। सॉरी, 4 साल के ब्लॉक में वो 2 वेकेशन निकाल पाना भी बहुत डिफिकल्ट हो पाता है। जिसने, यदि आपके पेरेंट्स ने क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप लेके रखी होगी या क्लब कंट्री की मेंबरशिप लेके रखी होगी, दे नो वेरी वेल कि हमें साल भर में 10 दिन हॉलीडे के मिलते हैं, बट वो भी हम नहीं निकाल पा रहे बिकॉज ऑफ आवर बिजी शेड्यूल। अब जब हमें टाइम मिला है लॉकडाउन में तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अगेन वो तो अनयूटिलाइज ही पड़े हुए हैं मेरे पास। यस, तो ऐसा ही है यहाँ पे 4 साल के ब्लॉक में आपको जो 2 दिए गए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं वो 2 एलटीसी भी अवेल नहीं करते और उसके बदले वो कैश लेना पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमें कैश दे दो, हमको एलटीसी नहीं परफॉर्म करना। तो यदि एलटीसी को इन कैश किया गया विदाउट परफॉर्मिंग द जर्नी, देन एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि एलटीसी को एम्प्लॉयर से इनकैश करवा लिया गया है विदाउट परफॉर्मिंग द जर्नी, देन एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर है यहां तक? समझ में आई क्या बात है? एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे बच जाता है, वो जो लास्ट पॉइंट है वो समझना पड़ेगा। देखो 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 एलटीसी मिली, ठीक है। अब यदि वो 2 में से आपने एक एलटीसी यूज कर ली और दूसरी रिमेनिंग रह गई, तो क्या ये जो दूसरी बच गई, क्या आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टू द नेक्स्ट ब्लॉक? आंसर इज यस। आंसर इज यस। क्या यदि कोई एलटीसी 4 साल के ब्लॉक में यूज नहीं हो पाई तो वी कैन कैरी फॉरवर्ड दैट एलटीसी टू द नेक्स्ट ब्लॉक। हाउएवर, एक छोटी सी कंडीशन है यहाँ पे, और वो कंडीशन क्या है, दैट कैरी फॉरवर्ड एलटीसी शुड बी यूटिलाइज विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। कहने का मतलब क्या हुआ, चलो मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें समझा दूं। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जब भी आपको एलटीसी का बेनिफिट मिलेगा, सपोज ये आपका 4 साल का ब्लॉक है, ठीक है। 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 एलटीसी मिले हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हुआ क्या कि आपने एक को तो यूटिलाइज कर लिया बट दूसरा आपका यूटिलाइज नहीं हो पाया, और अब तो नेक्स्ट ब्लॉक आपका चालू हो गया, नेक्स्ट 4 ईयर का ब्लॉक चालू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट 4 ईयर के ब्लॉक में भी अगेन आपको 2 एलटीसी मिलेंगे, ये एलटीसी 1 हो गया, ये एलटीसी 2। क्या ये एलटीसी जो अनयूटिलाइज रह गई लास्ट ब्लॉक में, वेदर कैन बी कैरी फॉरवर्ड? आंसर इज यस। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरी ओवर कंसेशन। मतलब जो कंसेशन एलटीसी का है हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया टू द नेक्स्ट ब्लॉक, तो नेक्स्ट ईयर के 4 साल के ब्लॉक में ये आपका एलटीसी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। मगर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ इट शुड बी यूटिलाइज विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक है,
नेक्स्ट ब्लॉक, पहला ब्लॉक आपका कौन सा था? लेट अस अज्यूम दैट 2018 से 2021 तक, क्लियर है? तो सेकंड ब्लॉक क्या होगा? 22, 23, 24, 25 का। तो जो सेकंड ब्लॉक स्टार्ट हुआ उसके फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2022। इस ब्लॉक में ही आपको वो कैरी फॉरवर्ड एलटीसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और यदि आप यूटिलाइज नहीं कर पाते इन दैट सिचुएशन, दैट पर्टिकुलर एलटीसी जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो लैप्स हो जाएगी, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, क्लियर है? हाउएवर ये जो दूसरे एलटीसी आपको, जो दूसरे ब्लॉक के फ्रेश एलटीसी मिलेंगे वो तो मिलेंगे, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? चलो एक बार पहले आपको रीड करवा दूं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए रीड करिए, क्या बोल रहा है? इफ द असेसी हैज नॉट अवेल्ड एलटीसी एग्जम्पशन इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक, वेदर बोथ और वन, दोनों अवेल नहीं कर पाया या कोई भी एक अवेल नहीं कर पाया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? मैक्सिमम वन जर्नी कैन बी कैरी फॉरवर्ड, दोनों में से कोई भी एक जर्नी को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है दैट जर्नी शुड बी यूटिलाइज्ड या अंडरटेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। एक बार वो फर्स्ट ईयर फिनिश हो गया तो उसके बाद वो जर्नी लैप्स हो जाएगी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है। हाँ, बट such carry forward journey shall not be taken into account for determining the tax exemption of two journey for the next block। नेक्स्ट ब्लॉक में अगेन आपको दो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, मिस्टर कालू, क्वेश्चन देख पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस्टर कालू, क्या बोल रहे हैं मिस्टर कालू? फैमिली कंसिस्ट ऑफ द, आपको उनके फैमिली का कंपोजिशन बताया जा रहा है। मिस्टर कालू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: वाइफ, फादर एंड मदर नॉट डिपेंडेंट ऑन कालू, मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट है। 6 चिल्ड्रन born बिफोर द 110 1998 एंड 6 आफ्टर 110 1998। आपको नंबर ऑफ चाइल्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंडिया की एक्चुअली प्रॉब्लम ही है कि हमको अपनी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरों की प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके 6 पहले 6 बाद में, तो उससे आपको क्या लेना देना है? आप तो क्वेश्चन सॉल्व करो। 6 चिल्ड्रन बिफोर 110 1998 and 6 after 110 1998 and 3 sisters dependent on कालू। somebody is saying सर इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? करते हैं, अभी करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। He along with his whole family proceeds to visit कन्याकुमारी। कहाँ घूमने जा रहे हैं भाई साहब? कन्याकुमारी। एंड रिसीव एलटीसी, उन्हें एलटीसी मिला है 8,500 पर पर्सन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, पर पर्सन 8,500। द जर्नी इज परफॉर्म्ड बाय रेल, जर्नी किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है? रेल के थ्रू। एंड द फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास इज ₹7,800, मतलब फर्स्ट क्लास का स्पेसिफाइड अमाउंट आपको दिया गया है 7,800। ये क्या है? एलटीसी रिसीव्ड। 8,200 क्या है? एलटीसी रिसीव्ड, ठीक है। 7,800 क्या दिया गया है? स्पेसिफाइड अमाउंट। और 3,600 रुपए आगे क्या बोला है? हाउएवर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 3,600, मतलब ये क्या है? एक्चुअल एक्सपेंसेस। व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एलटीसी? एकदम सिमिलर क्वेश्चन है बॉस। इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि फैमिली मेंबर्स को जो बेनिफिट मिला है, जो फैमिली मेंबर दी गई है, क्या वो सारे के सारे एलिजिबल है? क्या वाइफ फैमिली मेंबर में कवर होती है? आंसर इज यस। फादर एंड मदर कवर होते हैं क्या? हाँ होते तो है, इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन कालू। बट क्वेश्चन में लिखा है नॉट डिपेंडेंट, इसका मतलब ये हमारे फैमिली मेंबर में कवर नहीं होंगे। 6 चिल्ड्रन बिफोर 110, मतलब 6 के 6 कवर होंगे, यस। बट यहाँ पर आउट ऑफ 6 सिर्फ कितने कवर किए जाएंगे? 2, क्योंकि आफ्टर 110 1998 ओनली 2 आर अलाउड। उसके बाद 3 सिस्टर डिपेंडेंट ऑन कालू, तो क्या ये 3 सिस्टर्स भी कवर हो जाएगी? यस। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी, सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे बोलिए? सबसे पहले फैमिली मेंबर्स के बारे में मैं बात करूं। यदि मैं एलिजिबल मेंबर की बात करूं, किसकी बात करूं? एलिजिबल मेंबर। सबसे पहले टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं? सर टोटल फैमिली मेंबर्स जो है वो
सबसे पहले तो हमारा एम्प्लॉय खुद हिमसेल्फ, सबसे पहले जो दिया गया था वो क्या था, एम्प्लॉय हिमसेल्फ प्लस स्पाउस प्लस मदर फादर, 6 चिल्ड्रन बिफोर वाले, 6 चिल्ड्रन आफ्टर वाले, और 3 सिस्टर्स जो कि डिपेंडेंट ऑन द कॉलम। ठीक है। हाउएवर पेरेंट जो है वो इंडिपेंडेंट, ये दोनों जो पेरेंट्स है ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। टोटल कितने फैमिली मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में, यदि हम कालू की फैमिली की बात करें तो कालू की फैमिली में टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4, 4 और 12, 1 डजन तो आपके बच्चे ही हैं, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 और 3 17, तो टोटल 17 मेंबर है, टोटल 17 मेंबर है। बट क्या ये 17 मेंबर में से आउट ऑफ दैट 17 मेंबर सारे के सारे एलिजिबल है क्या, आंसर इज नो। तो अब मुझे बताइए एलिजिबल कौन कौन है। सबसे पहले बताइए वेदर एम्प्लॉय इज एलिजिबल, यस। स्पाउस एलिजिबल है, यस। मदर फादर, नो, नो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। क्या 6 बच्चे 6 के 6 एलिजिबल है, यस। क्या आफ्टर में 6 के 6 अवेलेबल है, नहीं, रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2। और चिल्ड्रन सिस्टर कितनी अवेलेबल है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है इसलिए तीनों की तीनों क्या हो जाएगी, एलिजिबल। तो जो एलिजिबल है वो टोटल कितने हो गए, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 10 13, मतलब 13 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि एलिजिबल है। 13 मेंबर कैसे हैं जो कि एलिजिबल है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई क्या यहाँ तक। अब यदि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होंगी तो अपना अपना कैलकुलेटर निकालिए और अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखूं, पॉइंट नंबर ए, LTC एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप पॉइंट नंबर ए एक्चुअली रिसीव लेंगे तो जितने मेंबर्स के लिए मिला सबका अमाउंट ले लीजिएगा, चाहे वो एलिजिबल हो या नॉन एलिजिबल। मिला कितना है, 8500 पर मंथ, सॉरी पर पर्सन, पर पर्सन इनटू टोटल कितने मेंबर है, 17 पर्सन है, 17 मेंबर है। इसका मतलब जो मुझे टोटल अमाउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैलसी उठाइए, 8500 इंटू 17, तो ये आपका आ गया 1,44,500 आया क्या, ये अमाउंट क्या हो गया आपका, एक्चुअली रिसीव। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट नंबर बी, लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5), अंडर सेक्शन 10(5) में कितना एग्जम्प्ट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। क्लियर है यहां तक। पॉइंट नंबर ए, LTC रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 2, क्या, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। और पॉइंट नंबर सी क्या होता है, लास्ट पॉइंट, स्पेसिफाइड अमाउंट। मगर ध्यान रहे ये जो सारा का सारा है इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोलिए, ओनली एलिजिबल मेंबर। और एलिजिबल मेंबर मेरे कितने हैं, सिर्फ 13। अब मुझे बताइए LTC मिला कितना है, 8,500 रुपये पर पर्सन। आउट ऑफ दैट एक पर्सन के लिए तो टोटल एलिजिबल कितने थे, 13 मेंबर, तो यहाँ पे मैं 13 मेंबर कर दूंगा, तो मेरा जो अमाउंट आ जाता है, क्या करेंगे, इंटू 13, 1,10,500 आया सबका। सेकंड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड कितना था, तो वो था 3,600 रुपये पर मंथ, यस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3,600 पर मंथ, नहीं सॉरी पर पर्सन, इनटू एलिजिबल पर्सन कितने, 13 मेंबर। और स्पेसिफाइड अमाउंट था 7,800 पर पर्सन, इनटू क्या कर देंगे, 13 मेंबर। क्लियर है यहाँ तक, 7,800 ही था ना, देख लो, हाँ उतना ही है। समझ में आया क्या यहाँ तक। अब यदि आपको समझ में आ गया तो फटाफट कैलकुलेट करिए, 3,600 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 46,800। कितना आ रहा है, 46,800। यहाँ पर 7,800 इंटू 13 कितना आ रहा है, 1,01,400, विच एवर इज लेस, 46,800। तो 46,800 हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम।
तो 46,800 को हम क्या कर देंगे, 144,500 में से लेस कर देंगे। देयरफॉर पॉइंट नंबर सी, देयरफॉर टैक्सेबल LTC इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय या LTA जो आएगा वो आएगा 97,700। कितना आ जाएगा, 97,700। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आ रही है क्या? वापस से एक बार चेक कर लीजिए। जो हमने चेक किया वो क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि एलिजिबल पर्सन कौन कौन से। एलिजिबल पर्सन जानने के बाद सिंपल सा हमारा काम था। एलिजिबल पर्सन जानने के बाद हमने क्या किया, हमने ये चेक किया कि अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने और स्पेसिफाइड अमाउंट कितना है, विच एवर इज लेस गोइंग टू बी एग्जाम। उसको जो टोटल मिला उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो बचा हुआ टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 97,700। गलती जो होती है वो क्या होती है, कुछ बच्चे यहाँ पर सिर्फ 13 मेंबर लेते हैं, जबकि ये गलत है। आपको मिला तो 17 मेंबर के लिए ना, समझ रहे हो आप बात को? यदि आपको 17 मेंबर्स के लिए मिलता है तो आपको लेना भी कितना चाहिए, 17 मेंबर, ना कि 13 मेंबर। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? दूसरी गलती होती है कि यहाँ पे भी 17, ऊपर भी 17, नीचे भी 17, तो वो दोनों ही केसेस में आपका आंसर क्या है, गलत है। समझ में आया? अरे आ रहा है क्या? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। अब यदि समझ में आ गया है तो क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गैस, अब LTC हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो नाउ वी आर गोइंग अहेड। और जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये लास्ट पार्ट ऑफ द सैलरी आप बोल सकते हैं इसको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, दैट इज द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010C। यदि आप इसे ना भी पढ़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं, बहुत रेयरली आया हुआ है, बट पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट भी एट द सेम टाइम। तो 1010C मतलब क्या, यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में, एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई भी टैक्सेस पेड करता है, तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दैट टैक्सेस पेड। एक जनरल क्राइटेरिया यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो जनरल क्राइटेरिया क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने, बात को सुनिए, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के लिए टैक्स पे कर रहा है, वो एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, और क्योंकि उसके लिए एक्सपेंडिचर है तो उसको उसका डिडक्शन पीजीबीपी में मिलना चाहिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको क्लियर है ना? क्या जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में टैक्स पेड कर रहा है, जैसे मैंने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, तो सैलरी एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, और क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंडिचर तो उसका मुझे क्या मिलना चाहिए, डिडक्शन। एट द सेम टाइम यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई टैक्स पेड कर रहा है, इट्स जस्ट लाइक एडिशनल बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तो क्या उसका भी मुझे कोई बेनिफिट मिलना चाहिए? यस। तो एम्प्लॉयर, यदि एम्प्लॉयर की मैं बात करूं तो एम्प्लॉयर के लिए वो एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि एक्सपेंडिचर है इसलिए एम्प्लॉयर को उसका एग्जम्पशन दैट इज डिडक्शन मिल जाएगा अंडर दैट पीजीबीपी। बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं, तो ये जो टैक्स पे करना है, ये ऑब्लिगेशन किसकी है, एम्प्लॉय की। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय को टैक्स पे करना चाहिए था, बट एम्प्लॉय ना पे करते हुए उसके बिहाफ में कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। इसका मतलब एडिशनल बेनिफिट हम दे रहे हैं क्या? यस। और क्योंकि मैं एडिशनल बेनिफिट दे रहा हूं, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ मॉनिटरी परक्विजिट। और क्योंकि ये मॉनिटरी परक्विजिट है, तो क्या एम्प्लॉय की हाथ में सैलरी में ये ऐड हो जाएगा एज अ परक्विजिट? आंसर इज यस। एक जनरल जो बात होती है वो मैंने आपको बता दी। अब यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1010C में tax paid by the employer on a non-monetary perquisite on behalf of the employee को ही exempt किया है। सारे के सारे टैक्सेस जो पेड होते हैं उसको exempt किया है क्या? नहीं। तो यहां पर जो बात बोली गई उसे हम पहले चेक कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ने के लिए मुझे इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। 3 क्राइटेरिया यहां पर हो सकता है। पहला केस हो सकता है टैक्सेस पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द सैलरी इनकम, जो इनकम टैक्स पे किया जा रहा है वो सैलरी इनकम के ऊपर पे किया गया। सेकेंड, मॉनिटरी बेनिफिट्स, दैट इज मॉनिटरी जो परक्विजिट है उसके ऊपर पे किया गया। और थर्ड जो है दैट इज इनकम टैक्स पेड ऑन द नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। अब यहाँ पर इन तीनों को मैंने जो अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके आपको दिखाया, वो क्यों दिखाया, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि 1010C कहाँ एक्टिवेट होगा। और इसे पढ़ने के लिए मैं इसे 2 एंगल से आपको पढ़ाने वाला हूँ। वन इज फ्रॉम द एंगल ऑफ द एम्प्लॉयर, अनदर वन इज फ्रॉम द एंगल ऑफ द एम्प्लॉय।
ठीक है। यदि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो क्या होगा, और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो क्या होगा। यदि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंसेस है, तो उसको उसका डिडक्शन मिलना चाहिए अंडर दैट पीजीबीपी। और यदि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एम्प्लॉय के लिए इनकम है, इसलिए ये एज अ टैक्सेबल परक्विजिट क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि सैलरी इनकम के ऊपर एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में it is considered as a monetary perquisite and taxable in the hands of the employee. However, at the same time, employer के हाथ में क्या होगा, तो employer को इसका क्या मिल जाएगा, deduction under the head PGBP. क्लियर है। सेकेंड पार्ट में यदि हम आए तो perquisite यदि नॉन मॉनिटरी perquisite के ऊपर टैक्स पेड किया गया है, अगेन ट्रीटमेंट इज सेम, एडिशनल बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, मीनिंग देयर बाय क्या इसका भी बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलेगा, दैट इज क्या इसको भी हम एज अ परक्विजिट टैक्स करेंगे एम्प्लॉय के हाथ में, यस। क्या इससे भी एज अ डिडक्शन पीजीबीपी में एम्प्लॉयर को देंगे, यस। मतलब ट्रीटमेंट दोनों ही केसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या whenever whenever there is a income tax payment by the employer on behalf of the employee, either on the salary or on the non-monetary perquisite, straight away treated as a monetary perquisite and taxable in the hands of the employee. However, on the other hand, employer के हाथ में क्योंकि ये expenses है, इसलिए इसका आपको deduction दे देना under that PGBP. क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं नॉन मॉनिटरी, जो हमको पढ़ना था, इंपॉर्टेंट था वो नॉन मॉनिटरी, तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के ऊपर यदि आपने इनकम टैक्स पेड किया है, मतलब एम्प्लॉय नॉन मॉनिटरी परक्विजिट मतलब क्या, जो एम्प्लॉयर ने फैसिलिटीज पे की आपको दी है, उस फैसिलिटीज के ऊपर जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट आया, उसके ऊपर का जो इनकम टैक्स है, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में पे कर रहा है, तो डेट टैक्स अमाउंट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 सीसी, हाउएवर अप टू द सर्टेन लिमिट। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय के हाथ में से टैक्स नहीं किया, एग्जम्प्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ क्या एम्प्लॉयर को इसका डिडक्शन देना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं देना चाहिए, यदि उसे भी डिडक्शन दे दिया तो एक ही अमाउंट का डबल डबल डिडक्शन हो जाएगा, एग्जम्पशन भी दे दिया, डिडक्शन भी दे दिया। दैट इज द रीजन जब हम एम्प्लॉयर के हाथ में देखेंगे तो एम्प्लॉयर के हाथ में क्या होगा, अप टू दैट मच अमाउंट नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, और ये बेसिकली हम कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 40A अंडर द हेड पीजीबीपी, कि अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर on a non-monetary perquisite on behalf of the employee not allowed as deduction, not allowed as deduction. However, यहां पर मैंने एक बात लिखी है, exempt up to the extent of specified under section 1010C। इसका मतलब इंटायर टैक्स अमाउंट एग्जाम नहीं होगा, उतना ही अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा जो 1010C की लिमिट है, मतलब 1010C का कैलकुलेशन है। तो बैलेंस अमाउंट क्या होने वाला है, टैक्सेबल। तो जो अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है, क्या उतने अमाउंट का एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा, यस। एकदम सिंपल है बॉस, जो अमाउंट एम्प्लॉयर के हाथ में दैट इज एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, उतने अमाउंट का एम्प्लॉयर को क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। और वो अमाउंट जो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉयर के हाथ में वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो यहाँ पर इसका यदि मैं सेकेंड पार्ट लिखूं, तो सेकेंड पार्ट कैन बी लाइक दिस, द अमाउंट ऑफ टैक्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर 1010CC शैल बी टैक्सेबल। ठीक है। एट द सेम टाइम उसका क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा अंडर दैट पीजीबीपी टू द एम्प्लॉयर। कौन सा अमाउंट का, जो टैक्सेबल हुआ है इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर है। अब कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, तो इसके लिए वी नीड टू गो फर्दर, हमें 1010C में जाना पड़ेगा। और 1010C क्या बोलता है, अमाउंट गोइंग टू बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010C इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी पर्पसेस शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। और कैसे कैलकुलेट होगा, तो पॉइंट नंबर 1, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द टोटल इनकम excluding the amount of tax paid by the employer on non-monetary perquisite divided by total income of the employee excluding the amount of tax paid by the employer on non-monetary perquisite into value of the non-monetary perquisite, into value of the non-monetary perquisite। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनटू क्या करेंगे, परक्विजिट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। इट्स नथिंग बट द प्रो राटा बेसिस, मतलब जो भी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है एक्सक्लूडिंग द नॉन मॉनिटरी परक्विजिट टैक्स पेड जो हमने किया है उसके ऊपर, उसको छोड़ के, डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम,
यदि आपने टोटल टैक्स टोटल इनकम के ऊपर इतना पे करते हो तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट की वैल्यू के ऊपर टैक्स कितना पे करोगे, दैट इज द एग्जम्प्ट अमाउंट। बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सर क्या आप इसका क्वेश्चन करवा सकते हैं? हाँ डियर, क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, बट एज ऑफ नाउ अगेन हम इसका क्वेश्चन टेक ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज राइट नाउ वी आर अनेबल टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है। क्लियर है? तो जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगेन 1010 सीसी का भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है? तो बेसिकली 1010 सीसी में हमने क्या पढ़े रखा है? 1010 सीसी में सिंपली बोला गया कि एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई भी टैक्स पे करता है, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट in the hands of the employee. However, at the same time, it is going to be allowed as deduction to the employer. However, if that tax paid, income tax paid by the employer on a non-monetary perquisite on behalf of the employee, तो exempt हो जाएगा employee के हाथ में under section 1010 CC as per the calculation, और जो balance amount है that one is going to be taxable. एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर के हाथ में जो अमाउंट एग्जम्प्ट हुआ एम्प्लॉय के हाथ में उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट बैलेंस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, अलाउड एज डिडक्शन। यहाँ पे लिखा है मॉनिटरी परक्विजिट अमाउंट ऑफ टैक्स ट्रीटेड एज अ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, सॉरी मॉनिटरी परक्विजिट एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है? ठीक है, तो इसी के साथ एज ऑफ नाउ जितनी भी बातें सैलरी हेड में दी गई थी वो इंटायरिटी में मैंने कवर कर लिया है। सिर्फ एक सेक्शन 89 का रिलीफ हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा है, और दूसरा 1010 सीसी का क्वेश्चन, बाकी सब कुछ हमारा कवर हो चुका है। क्लियर है? वैसे तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक लेक्चर और सैलरी के क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो एग्रीगेट क्वेश्चन है वो मैं लूंगा, बट उससे पहले आप सैलरी का चैप्टर एंटायरिटी में रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आपको मजा आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है? समझ में आया? सो आज की बातें हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। इसके आगे की बातें हम पढ़ेंगे आज नहीं कल। थैंक यू।